2015 जीरो, 2020 जीरो, 2025 जीरो। दरअसल ये जो 3 जीरो है, ये 3 जीरो पिछले 3 दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड है। कांग्रेस लगातार एक के बाद एक हार का स्वाद चख रही है। हाल ही में हुए 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। 52 सीटों से कांग्रेस 99 सीटों तक तो पहुंच गई। इसके बाद लगा जैसे कांग्रेस अपने पुराने फॉर्म में वापस आ रही है। महाराष्ट्र में 17 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस ने 13 सीटें जीती थी। ऐसा लगा जैसे कांग्रेस के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। लेकिन फिर समय बदला। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हुए और इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और दिल्ली में तो कांग्रेस को एक बार फिर से 0 सीटें मिली और इसके साथ ही 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। आज के इस स्वयं विशेष एपिसोड में हम कांग्रेस के ताजा हालातों पर बात करते हैं और कांग्रेस की इस स्थिति के पीछे वजह क्या है और आने वाले कुछ महीनों में बंगाल और बिहार में चुनाव है तो क्या कांग्रेस यहाँ पर खुद को रिवाइव कर पाएगी, जानते हैं इस वीडियो में। पिछले 8 महीने में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और अगर हम इन 5 राज्यों के विधानसभा सीटों को टोटल करें तो टोटल सीटें हैं 624 और जिसमें से कांग्रेस ने 328 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की मात्र 75 सीटों पर। तो इस प्रकार से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा है सिर्फ 23% और अगर ये स्ट्राइक रेट परीक्षा में है तो इसे फेल माना जाता है। तो राजनीति की परीक्षा में तो कांग्रेस बुरी तरीके से फेल हो गई है और पासिंग मार्क्स के भी आसपास कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अब एक एक कर सभी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लोकसभा में कांग्रेस 52 सीटों से 99 सीटों तक कैसे पहुंची। तो इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह रही वो रही इंडिया गठबंधन का एकजुट होकर चुनाव लड़ना। अब इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी और वो थी सोनिया गांधी की रायबरेली सीट। राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री माने जाने वाले कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी भी अपनी अमेठी सीट हार चुके थे। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी उत्तर प्रदेश में और उसे सिर्फ एक सीट मिली थी। अब बात कर लेते हैं 2025 के लोकसभा में। 2025 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और कांग्रेस को इसका फायदा भी हुआ। कांग्रेस एक सीट से बढ़कर 6 सीटों तक पहुंच गई और आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 6 सांसद हैं। अब जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा था वहां पर कांग्रेस को कोई खासा फायदा नहीं हुआ। जैसे पश्चिम बंगाल देख लीजिए, वहां पर ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग होकर चुनाव लड़े थे। यहाँ पर कांग्रेस के पास जो एक सीट थी बहरामपुर की, वो भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। उड़ीसा में भी इंडिया गठबंधन काम नहीं कर रहा था, यहाँ पर भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और उसे मात्र एक सीट पर जीत नसीब हुई। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ा और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को भी हुआ। भाजपा बहुमत के आंकड़ों से दूर रह गई और इसके अलावा 2 और ऐसे मुद्दे थे जिसने भाजपा को बहुमत के आंकड़े छूने से रोक दिया था और ये 2 मुद्दे थे आरक्षण और संविधान। दरअसल भाजपा के नेता स्वयं ही ऐसा बयान देने लगे थे कि अगर भाजपा 400 सीटें जीतकर आती है तो भाजपा संविधान को बदल देगी। इसमें लल्लू सिंह जो अयोध्या से सांसद थे और प्रत्याशी भी थे और इसके अलावा अरुण गोविल और काफी सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने ऐसा बयान दिया था। इसी चीज को विपक्षी दलों ने काफी अच्छे से भुनाया और जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर चले गए। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने जनता के बीच ये संदेश पहुंचाया कि अगर भाजपा चुनाव जीतकर आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। और ये मुद्दा इंडिया गठबंधन ने काफी अच्छे तरीके से भुनाया और इसका फायदा भी इंडिया गठबंधन को मिला। अब बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो मोमेंटम मिला था, कांग्रेस को जो फायदा हुआ था, कांग्रेस के पक्ष में जो हल्की सी लहर आई थी, कांग्रेस उसे आगे क्यों नहीं बढ़ा पाई और उसे मेंटेन भी क्यों नहीं कर पाई। पहले आंकड़ों से समझ लेते हैं कि कांग्रेस को कैसे नुकसान पहुंचा है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें थी, कांग्रेस ने 89 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे लेकिन जीत मिली सिर्फ 37 विधानसभा सीटों पर। जीत का स्ट्राइक रेट रहा 42%। जम्मू कश्मीर में 95 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया, गठबंधन किया और 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे लेकिन उसे जीत मिली सिर्फ 6 सीटों पर। यहाँ कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा 16%। इसी तरह महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लेकिन मात्र उसे 16 सीटों पर ही जीत हासिल हुई और यहाँ भी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट मात्र 16% रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने यहाँ पर
32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 16 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को जीत नसीब हुई। यहाँ पर जीत का स्ट्राइक रेट 53% रहा। अब इसके बाद आता है दिल्ली विधानसभा चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 3 कैंडिडेट ही अपनी जमानत बचा पाए और साथ ही पार्टी ने यहाँ पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव का अपना रिकॉर्ड कायम रखते हुए 0 स्कोर किया। कुल मिलाकर 624 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 328 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत नसीब हुई उसे सिर्फ 75 सीटों पर। पार्टी का ओवरऑल स्कोर रहा 23%। अब इस चुनाव में कांग्रेस की हार क्यों हुई? कांग्रेस जहां भी चुनाव जीती है अपने गठबंधन सहयोगियों की बदौलत चुनाव जीती है, तो कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति क्यों हुई, इसे समझते हैं और इसे स्टेट वाइज समझते हैं। अब सबसे पहले हरियाणा की स्थिति पर नजर डालते हैं। हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी, इसे समझते हैं। तो दरअसल हरियाणा में कांग्रेस के 2 गुट हैं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट हो गया और दूसरा हो गया एसआर के गुट। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट हरियाणा में काफी प्रभावशाली है इन कंपेयर टू एसआर के गुट। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में उनके अलावा उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और वर्तमान में जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है, चुनाव के समय भी यही प्रदेश अध्यक्ष थे, उदय भान शामिल है। जबकि एसआर के गुट में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी है। हालांकि पार्टी में गुटबाजी और अपने को इग्नोर किए जाने से आहत होकर किरण चौधरी ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया और उन्हें वहां काफी अच्छी डील भी मिली। किरण चौधरी राज्यसभा चली गई और उनकी विधानसभा सीट से उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीती और आज हरियाणा सरकार में मंत्री बन चुकी हैं। और जबकि कांग्रेस में उनकी बेटी श्रुति चौधरी का लोकसभा टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कटवा दिया था, ऐसा उनका आरोप है। अब यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में थी। दोनों गुटों ने अपनी अलग अलग यात्राएं निकाली। कुमारी सैलजा ने कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली, तो वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाली और दोनों ही गुट बिल्कुल अलग रहे, एक दूसरे से मिले ही नहीं। चुनाव प्रचार में भी काफी खबरें आ रही थी कि कुमारी सैलजा पार्टी से नाराज चल रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज चल रही हैं और ऐसी खबरें वाकई में सामने आई और इसका नुकसान भी कांग्रेस को हरियाणा में हुआ। राहुल गांधी ने काफी कोशिश की कि दोनों गुट के लोग आपस में मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन आखिरकार दोनों गुट इस पर राजी नहीं हुए और इसका नतीजा ये निकला कि हरियाणा में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता से दूर रह गई। अब हरियाणा में गुटबाजी का आलम यह है कि वहां पर 12 साल से संगठन ही खड़ा नहीं हो पाया है। दीपक बाबरिया वहां के प्रभारी बनाए गए, लेकिन वो भी इस गुटबाजी को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से असफल रहे। टिकट वितरण में भी काफी घमासान देखने को मिला और अंततः दीपक बाबरिया चुनाव के बीच में ही बीमार पड़कर हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए। अब बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर 32 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से कांग्रेस को मात्र 6 सीट पर ही जीत नसीब हुई और इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। वहां पर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस का कोई भी विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है और समय समय पर उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी कांग्रेस पर निशाना साधते रहते हैं। दरअसल कांग्रेस जम्मू कश्मीर में खुद को स्थापित ही नहीं कर पाई और यहाँ पर सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक ने एकजुट होकर काफी अच्छा चुनाव लड़ा था और इसका सुखद परिणाम भी इंडिया ब्लॉक को मिला। खासकर कांग्रेस को काफी ज्यादा फायदा हुआ। कांग्रेस 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 13 सीटों पर कांग्रेस को जीत नसीब हुई। अब बात यह है कि कांग्रेस इस मोमेंटम को या फिर इंडिया ब्लॉक इस परफॉर्मेंस को विधानसभा चुनाव में कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाया, इसके पीछे की वजह भी आपको बताता हूं। दरअसल लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर काफी अच्छा चुनाव लड़ा था, लेकिन इस एकजुटता को इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव में कायम नहीं रख पाई और इसी वजह से परिणाम भाजपा के पक्ष में चला गया। दरअसल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जहां इंडिया ब्लॉक एक के बाद एक अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर रहा था, वहीं इंडिया ब्लॉक के तीनों दल आपस में सीट शेयरिंग को लेकर ही उलझे हुए थे। चुनाव लड़ने से पहले ही इंडिया ब्लॉक के तीनों राजनीतिक दल सीएम फेस को लेकर आपस में ही लड़ने लगे और इसी वजह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तीनों दलों को ही मुंह की खानी पड़ी और बहुत ही बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। अब बात झारखंड की कर लेते हैं। तो झारखंड में कांग्रेस के पास कोई भी प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता है ही नहीं। कांग्रेस यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैसाखियों के सहारे चलती है। चुनाव प्रचार की कमान पूरी तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी वाइफ कल्पना सोरेन ने थाम रखी थी। इन दोनों ने पूरे स्टेट में एक अलग तरीके से ही जोश और जज्बा और जुनून के साथ चुनाव प्रचार किया था और यही वजह रही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन एक बार फिर से झारखंड में सत्ता में आया। अब आते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव पर।
कांग्रेस यहाँ पर काफी बुरी स्थिति में, शायद कांग्रेस के पास तो यहाँ पर कार्यकर्ता भी नहीं होंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी के पास ये पेशकश गई थी कि आप हमें 5 से 10 सीटें दे दीजिए और गठबंधन में चुनाव लड़िए, लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ पर चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। दरअसल इस गठबंधन के संभव होने से पहले ही दिल्ली के पीसीसी अध्यक्ष देवेंद्र यादव आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ एक पदयात्रा निकाल चुके थे और अजय माकन कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल और देशद्रोही करार दे दिया था। इस वजह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कांग्रेस से खासे नाराज थे और यहाँ पर गठबंधन की संभावनाएं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और कांग्रेस कार्यकर्ता आराम से सो रहे थे। लेकिन इसी बीच पंजाब कांग्रेस के कुछ लीडर और दिल्ली कांग्रेस के कुछ लीडर ने राहुल गांधी को कन्विंस किया कि अगर हमें दिल्ली और पंजाब में अपना राजनीतिक वजूद बचाना है तो हमें आम आदमी पार्टी को हराना होगा, आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना होगा। और इसके बाद जैसे तैसे करके कांग्रेस के नेता लोग चुनाव प्रचार में उतरे और चुनाव प्रचार में शामिल हुए। फिर राहुल गांधी भी धीरे धीरे रंग में आए, लेकिन जब तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली चुनाव के रंग में रंगे तब तक काफी देर हो चुकी थी और कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनाव की तरह यहाँ पर 0 स्कोर में निपट गई। दिल्ली की जनता केजरीवाल का ऑप्शन ढूंढ रही थी और कांग्रेस यहाँ पर खुद को केजरीवाल के ऑप्शन में स्थापित कर ही नहीं पाई और यही वजह रही कि दिल्ली में हमेशा की तरह कांग्रेस को एक बार फिर से 0 सीट ही मिला। अब इसे समझते हैं कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ था, बीजेपी ने उसकी भरपाई कैसे की, इस नुकसान से बीजेपी कैसे उभरी। तो इसके लिए बीजेपी ने सभी राज्यों में जो बड़ी कम्युनिटी है, बड़ी जाति है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है और वो आमतौर पर भाजपा से नाराज चल रहा है या कांग्रेस के साथ है, तो भाजपा ने उस बड़े वोट बैंक के खिलाफ छोटी छोटी जातियों की गोलबंदी की और एक नया वोट बैंक बनाया। जैसे कि हरियाणा में सबसे बड़ा वोट बैंक है जाट और किसान आंदोलन से जाट नाराज थे, फिर पहलवानों के मुद्दे से भी जाट नाराज थे और जाट आमतौर पर पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के वोटर माने जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे और इससे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के हरियाणा में सबसे बड़े लीडर, वो भी जाट कम्युनिटी से आते हैं। तो बीजेपी ने यहाँ पर जाट के खिलाफ नॉन जाट जातियों को एकजुट किया और गोलबंदी की। ठीक इसी प्रकार महाराष्ट्र में सबसे बड़ी कम्युनिटी मराठा है और आरक्षण के मुद्दे पर वो बीजेपी से नाराज चल रही है। तो बीजेपी ने यहाँ पर माली, धनगर, तेली, कुंडी और बंजारी जैसे छोटी छोटी जातियों को साधा और एक नया वोट बैंक स्थापित किया। इसके साथ ही बीजेपी ने महिलाओं का एक अलग वोट बैंक स्थापित कर दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर हरियाणा में भी महिलाओं को कैश देने की घोषणा की और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में तो ये सत्ता में रहते ही ये स्कीम शुरू कर दी थी, जिससे महिलाओं का भाजपा पर भरोसा बढ़ा। अब कांग्रेस की इस दुर्गति के बाद छोटे छोटे क्षेत्रीय दल कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये तमाम लोग कांग्रेस के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। टीएमसी ने तो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं और जहां तक बिहार की बात करें तो बिहार में भी यही महसूस होता है कि कांग्रेस आरजेडी के सहारे ही चुनाव लड़ेगी, आरजेडी की बैसाखियों के सहारे ही आगे बढ़ेगी। तो ये रही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की उत्थान और फिर इसके बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पतन की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्यंग विशेष का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपनी राय हमें, अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए व्यंग भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।